हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो मंडल के थ्रू प्रश्न बैंक इशू किया गया है, जारी किया गया है, उसमें से डू एज डायरेक्टेड के कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड। अब इसमें करना क्या है, कह रहा है कि आपको मेक क्वेश्चन विद WH वर्ड। तो आप सब जानते हो कि WH वर्ड में व्हाट, when, how, who, when, wherever, whatever, whatsoever, wherever इत्यादि इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहां पर जो प्रश्न दिया गया है, अब WH वर्ड का कौन सा शब्द हमें चाहिए? व्हाट से क्वेश्चन बनाना है कि when से बनाना है कि why से बनाना है कि how से बनाना है, ये तमाम चीजें यहां पर मेंशन नहीं है कि WH वर्ड में कौन सा वाला बनाना है। तो सारे नहीं बनाने हैं, कोई एक ही बनाना है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझें। क्या कह रहा है? हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड, मतलब कि उसके भाइयों ने सारा सोना बेच दिया। ध्यान दीजिए, हिज ब्रदर्स उसके भाइयों ने सोल्ड बेच दिया, पास में है ऑल द गोल्ड सारा सोना। अब ध्यान दीजिए, अब उसके भाइयों ने अगर सारा सोना बेच दिया है तो इसमें सवाल बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कब बेच दिया, कहां बेच दिया या किसको बेच दिया। ठीक है, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में से जब WH क्वेश्चन बनाने को कहेगा तो दो तीन प्रकार के सवाल बन सकते हैं। किसको बेचा, कब बेचा, कहां बेचा, कैसे बेचा, कितना बेचा। कितना तो खैर दिया है, ऑल द गोल्ड सारा का सारा बेच दिया, तो कितने से बात नहीं बनेगी। तो यहां पर अगर लिखा होता कि व्हाट से क्वेश्चन करो, तब तो हम सिर्फ व्हाट से करते। अगर यहां लिखा होता व्हेन से क्वेश्चन बनाओ, तो हम व्हेन से बनाते। अगर यहां लिखा होता हाउ से बनाओ, हाउ से बनाते। अगर यहां लिखा होता वाई से, तो हम वाई से बनाते। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे सुटेबल हमें कौन सा WH वर्ड लगता है। हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाइयों ने सारा सोना बेच दिया। अब सारा सोना बेच दिया तो सारा क्यों बेच दिया, है ना? एक प्रश्न यहां मन में सहज ही उठ रहा है कि सारा सोना क्यों बेच दिया। तो इसे हम देखेंगे, पहले के V2 में है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले तो व्हाई, क्यों बेच दिया, तो हम यहां लिखेंगे व्हाई, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, व्हाई डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना पड़ेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते। अब फिर कह रहे हैं हिज ब्रदर्स, हमारा जो सब्जेक्ट है, तो यहां सब्जेक्ट लिख लेंगे हिज ब्रदर्स। उसके बाद ध्यान दीजिए, सोल्ड जो है सेल में बदल जाएगा, सेल सोल्ड सोल्ड। तो जैसे हम डिड लगाएंगे तो वर्ब का V1 फॉर्म आ जाता है, और आगे लिखेंगे ऑल द गोल्ड। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव अगर आप बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार इसी में दूसरा देखिए, कह रहा है ही इज माय बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। और आपको करना क्या है, रिलेटिव क्लास बनाना है। ध्यान दीजिए, रिलेटिव क्लास को हम लोग एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, और एडजेक्टिव क्लास का मतलब होता है, या रिलेटिव क्लास का मतलब होता है एक ऐसा क्लास, एक ऐसा सेंटेंस जो या तो वर्ब के बारे में कुछ कह रहा हो या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कह रहा हो। तो एक्चुअली यहां पर वर्ब बल्कि हम ना कहेंगे, वर्ब के बारे में तो एडवर्ब क्लास हो जाएगा। रिलेटिव क्लास में हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कह रहे होते हैं, न कि वर्ब के बारे में। इट्स माय मिस्टेक। तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां नाउन तो नहीं है, लेकिन कोई प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? ही। दो अलग अलग सेंटेंस है, इनको कंबाइन करना है और कंबाइन करके रिलेटिव क्लास में कन्वर्ट करना है। और क्लास क्या होता है? एक सेंटेंस ही होता है जो अपने अर्थ के लिए पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड होता है, जिसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। तो समझिए क्या कह रहा है, ही इज माय बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो हम यहां लिखेंगे who is wearing a red shirt is my boss. Who is wearing a red shirt is my boss. अथवा इसी को हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा,
he who is wearing a red shirt is my boss। इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हमने हु को बाहर कर दिया है, हम इस कंजंक्शन को सेंटेंस के शुरू में करते हैं। हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट मतलब, और व्यक्ति के लिए अगर प्रोनाउन व्यक्ति का इशारा कर रहा हो तो हम उसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा है। हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जो लाल शर्ट पहना हुआ है, इज माई बॉस, वो है मेरा बॉस है। और यहाँ पर ही, वह, कौन वह? हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जो लाल शर्ट पहना हुआ है, इज माई बॉस, वह मेरा बॉस है। तो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। अगर दो सेंटेंस है, दोनों में जो भी कॉमन चीज है तो एक कॉमन को ले लें। अगर वो व्यक्ति है तो उसके बाद हम हु लगा दें, अगर वस्तु है तो हम व्हिच का प्रयोग कर दें, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस लिखें, और जो कॉमन चीज है उसमें से जो सेंटेंस दूसरा वाला बचा है उसको वर्ब के साथ लास्ट में कर लेंगे। अथवा अगर आपको इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे कि व्यक्ति अगर है तो हु का क्वेश्चन मतलब हु शब्द लगाएंगे। हु एक कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, तो हु से हम पहला एक सेंटेंस लिख डालेंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस वर्ब से शुरू करेंगे, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए यहां पर ये पूरा का पूरा हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, एक ये तरीका हो गया और एक ये दूसरा तरीका हो गया। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब हम कहेंगे हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माय बॉस, तो यहां पर जो हमारी वर्ब है इज, तो इज का यह सब्जेक्ट होगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माय बॉस, इज एक वर्ब है जो कि दूसरे वाले सेंटेंस की है ना, ये ही इज माय बॉस, तो इज यहां पर वर्ब है। इस वर्ब का पूरा ये सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट रूप में हो तब वो बन जाता है नाउन क्लॉज। लेकिन हमें बनाना क्या है? रिलेटिव क्लॉज। ध्यान दीजिए, रिलेटिव क्लॉज तब बनेगा जब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो विशेषता कैसे बता रहा है? दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, देख रहा है ही क्या है? एक प्रोनाउन है। अब ही की विशेषता, ही कौन है भाई? तो ही के बारे में कह रहा है कि हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ही कौन? वही लाल शर्ट वाला, जो लाल शर्ट पहना है, वह जो लाल शर्ट पहना है, तो वह प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन की विशेषता हो गई हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, कौन है? इज माय बॉस। तो ये जो है हमारा, ये बन गया रिलेटिव क्लॉज। तो दोनों को बहुत ध्यान से देखें, दो क्लॉज यहां पर बन रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? पहला कह रहा है कि हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्ब इज के लिए। तो ध्यान दीजिए, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस में एस वी ओ पर कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इज अगर वर्ब है तो इस वर्ब का पूरा ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में नाउन क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, रिलेटिव क्लॉज क्योंकि कहता है, इसलिए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर इस प्रोनाउन की विशेषता बताया जा रहा है, वह के बारे में कह रहा है कि वह कौन? हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो यहां से हु से लेकर के इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि यह ही के बारे में कुछ कह रहा है, ही के बारे में बता रहा है, जो कि प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में इंडिकेट करने वाला शब्द या नाउन के बारे में इंडिकेट करने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है, और एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, लिखा है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, रीराइट यूजिंग टू। इसमें टू का प्रयोग करना है। यहां पर सो दैट कंजंक्शन लगा हुआ है और हमें टू कंजंक्शन लगाना है। तो बहुत ही इजी है, ये सबसे सरल है। यहां ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ही इज, जहां पर सो लिखा हुआ है पहला वाला, शो और दैट को पकड़ना है ना। तो सो की जगह में हम टी डबल ओ का प्रयोग कर देंगे। ही इज टू वीक, वीक मतलब होता है कमजोर, और जहां दैट का प्रयोग हुआ है वहां पर हम दूसरे वाले टू को लगा देंगे। इतना समझ में आया। फिर जो भी चीजें दोनों में कॉमन होंगी उसे हम हटा देंगे, या फिर ऐसा कह लो कि जब हम टू का प्रयोग करेंगे तो ये जो लास्ट वाला टू है जो दैट की जगह में आता है, इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो यहां मुख्य क्रिया क्या है? स्टैंड, ठीक है। तो यहां पर हम टू के बाद स्टैंड लिखेंगे।
ध्यान रखना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हो गया ही इज टू वीक टू स्टैंड, वह खड़ा होने में कमजोर है। वही बात यहाँ कही है कि वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, अर्थात वह खड़ा होने में कमजोर है, ये इसका मतलब निकल गया। तो क्या करेंगे, सो की जगह में टी डबल ओ लगाएंगे, दैट की जगह में टू लगाएंगे, बाकी सबको छोड़ के वर्ब को पकड़ लेंगे और वर्ब को लिख देंगे, समाप्त कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क मेक पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को चेंज करना है, तो ध्यान दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस की जब वही बात करेंगे तो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में और आईएनजी फॉर्म वाली मुख्य क्रिया मेन वर्ब। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर ही हमारा सेंटेंस बनता है, चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड, और ध्यान दीजिए चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग होगा, द चाइल्ड वाज। और जो क्राइड शब्द है इसका क्राइम हो जाएगा CRYING। यहाँ वर्ब को बनाने में दिक्कत आ सकती है, शायद इसीलिए क्राई शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। बाकी पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ भी असाधारण या न बनने जैसा नहीं है। यहाँ क्राइड और क्राइम, यहाँ बाई के साथ ING लगेगा, यहाँ बाई हटा के IED लगाया है, बस यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर वर्ब के फॉर्म आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हैं। उसके बाद द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, बाकी कुछ नहीं करना है। जब भी आप टेंस बदलते हैं सिर्फ दो चीजें बदलनी पड़ती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बाकी कहीं कुछ नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वाज और मेन वर्ब क्या आ गई क्राइम, बस यही बदलना है। और आखिर देखिए नो सूनर देन का प्रयोग करना है, कह रहा है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। दो यहाँ सेंटेंस है, नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप समझ लें, इसका मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम इसमें लगाते हैं नो सूनर, ध्यान दीजिएगा, नो सूनर के बाद तीन चीजें आती हैं। अगर प्रेजेंट में है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में है तो डिड का प्रयोग करेंगे, अगर परफेक्ट में है तो हैड है या हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेंटेंस पहला लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस वन, उसके बाद नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है THAN, उसके बाद सेंटेंस टू। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर हम देख पाए गेट्स प्रेजेंट सिंपल है तो डू या डज लगेगा, तो ही के साथ डज का प्रयोग होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, ही, सॉरी नो सूनर तो लगाने ही भूल गए, यहां होगा नो सूनर डज ही, उसके बाद क्या है, अब ध्यान दीजिए डज आ गया है तो हम गेट्स को गेट में बदल देंगे, क्योंकि डज लगते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, गेट हिज सैलरी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा इसे मेरे बोलने के साथ ही नोट कर लेंगे। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, पहला सेंटेंस खत्म होने के बाद फिर लगाएंगे देन, फिर दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो ये पूरा का पूरा ही, दूसरे वाले में कुछ नहीं करना, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो इस प्रकार से ये नो सूनर देन का प्रयोग हो। और अगर यहीं पर गेट की जगह गॉट होता तो हम यहां पर नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग करते, और अगर यहां पर हैज हैव या हैड होता तो उसके हिसाब से हम यहां पर हैज और हैड का प्रयोग कर लेते, बाकी नहीं बदलता। ठीक है, हालांकि जब यहाँ हैज है या हैड रहेगा उसके हिसाब से फिर दूसरा भी सेंटेंस रहेगा, ये फिलहाल दोनों प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर ही के साथ डज लगेगा, और ध्यान रखना डज पहले आएगा ही के। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले नो सूनर आएगा, फिर डू डज डिड या हैड आएगा, उसके बाद सेंटेंस वन, फिर देन, फिर सेंटेंस टू। तो आई होप कि डुअल डायरेक्टेड क्वेश्चन बैंक से ये आपने 5 क्वेश्चंस को समझा होगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाने हैं, उसके बाद रिलेटिव क्लॉज और नाउन क्लॉज हमने दोनों को यहाँ पर बता दिया है। फिर टू टू का यूज कैसे होगा, या टू टू में आए तो सो दैट का यूज भी कैसे करेंगे, तो पहले वाले टू की जगह सो का प्रयोग, दूसरे वाले टू की जगह दैट का प्रयोग, और फिर इधर जो सब्जेक्ट है ही है तो ही, और ही नहीं है तो जो भी है सी है तो सी, उसके साथ ही कैन या कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग तब करेंगे जब आगे वाली क्वालिटी जो भी है वह पॉजिटिव वे में हो, और अगर निगेटिव हो तो हम नॉट लगा देंगे। यहाँ पर क्वालिटी को देखेंगे, पॉजिटिव क्वालिटी है तो कैन का प्रयोग, और निगेटिव क्वालिटी है तो कैन नॉट लगा देंगे। इस प्रकार से टू टू में है तो सो दैट में बदल लेंगे, या सो दैट में है तो टू टू में बदल देंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इधर वाला सब्जेक्ट को दोबारा लिखना है, ही कैन
या ही कैन नॉट, बस इतना ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। टेक केयर।